हिस्ट्री अध्याय 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि नई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत में बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया। ये मानचित्र 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का गठन। मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा। मुर्शिदाबाद, भोपाल, हैदराबाद, पूना, बड़ौदा, जयपुर, जोधपुर, लाहौर, लखनऊ, आगरा, भरतपुर, ग्वालियर, जयपुर, मालवा, गुजरात, मालवा का क्षेत्र है ये, हैदराबाद, मराठा का क्षेत्र यहाँ पे था, बंगाल यहाँ था। हम यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप में उन्नत हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत क्षेत्र। 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश क्षेत्र मानचित्र 2 में मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अध्याय 4 में आपने देखा कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1779 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासन काल में साम्राज्य का प्रशासन की कार्य कुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखने लगे थे। इससे मुगल साम्राज्य में विशाल क्षेत्र। अध्याय 4 में तालिका 1 देखें। औरंगजेब के शासनकाल में किन किन लोगों ने मुगल सत्ता को सबसे पहले लंबे समय तक चुनौती दी थी, पर उनके विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांत पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा बहुत कम आती थी। उत्तर तथा पश्चिमी भारत में अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थी। अतीत में भी विद्रोह समूह में मुगल सत्ता को चुनौती दी, परंतु अब ऐसे समूह ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदार, स्थानीय सरदारों व अन्य समुदाय के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। एक तत्काल लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इस शब्दों में किया है: बड़े जमींदार निसहाय और निर्धन हो गए। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते थे, लेकिन उन्हें दोनों के लिए कुछ नहीं मिलता था। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसान के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्जा न चुका दे। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो गया कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उससे आशा की जाती है? वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते पैसा कहाँ से देंगे?
इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लग रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन पर्यवेक्षकों ने किया है। इसमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया गया है। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीजें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब वह दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों नए नए फैशन चलाते थे अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी वे अब बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे की ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। नादिर शाह का चित्र 1779 का एक चित्र है। नादिर शाह का साम्राज्य पर सब ओर से दबाव पड़ रहा था। अभिजातों के विभिन्न समुदायों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात 2 गुटों में बटे हुए थे। ईरान और तुर्क के मूल के थे। काफ़ी समय तक परिवर्ती मुगल बादशाह इसमें एक या दूसरे समूह हाथों के कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने 1713 से 1719 और आलमगीर द्वितीय ने 1754 से 1759 की हत्या हो गई और 2 अन्य बादशाहों अहमद शाह 1748 से 1754 और शाह आलम द्वितीय को उसके अभिजातों ने अंधा कर दिया। नए राज्यों का उदय। एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए फर्रुखसियार। नए राज्यों का उदय। मुगल सम्राट की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदार और जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 पारस्परिक समूहों में बांट सकता है। अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे राज्यों जो पहले मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों में शासक की अति शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। ऐसा राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे, इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों तथा जाटों के राज्य आते थे। ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन ली। पुराने मुगल प्रांत में जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक शहादत खां, अवध मुर्शिद कुली खां, बंगाल और आसफ जहां हैदराबाद ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाह को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जहां और मुर्शिद कुली खां दोनों को 7-7 हजार जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि शहादत खां की जात का दर्जा 6000 था। हैदराबाद। निजामुल मुल्क आसफ जहां जो 1724 से 48 तक रहा, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, निजामुल मुल्क ही था। मुगल बादशाह फर्रुखसियार के दरबार में एक अत्यंत
शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई और उसके बाद दक्कन का कार्यभार दिया गया। 1720 से 1722 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों को और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता, हथियार तथा क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था और दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसरदार नियुक्त किए और इन्हें जागीरें प्रदान की। हालांकि अब भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। न तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता और न ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निजामुल मुल्क का आसफ जाह द्वारा पहले से लिए जा रहे निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठा के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेनानायकों के साथ युद्ध करने के सदा संलग्न रहता था। पूर्व दिशा में निजामुल मुल्क आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षाएं रखता था, पर उसकी इस महत्वाकांक्षाओं पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई। निजाम की फौज। हैदराबाद के निजाम के निजी सैनिकों का एक वर्णन 1790 में किया गया है। निजाम के पास 4000 हाथियों की सवारी थी। उसके आसपास कई हजार घुड़सवार थे। इस अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपये से ज़्यादा है। अवध। बुरहान उन मुल्क शहादत खां को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। मुल्क साम्राज्य का विघटन होने पर राज्य बने, उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदानों में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी से होकर गुजरता था। बुरहानुल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। बुरहानुल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों जागीरों की संख्या में कटौती की। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। उसने अनेक राजपूत जमींदारों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमि को अपने राज्य में मिला लिया। बुरहानुल मुल्क का चित्र है। अपने राज्य को सुदृढ़ करने की कोशिशों में मुगल सूबेदार दीवान के कार्यकाल पर भी क्यों नियंत्रित जमाना चाहता था। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम में भुगतान का वचन देता था। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदार को कर का यह मूल्यांकन करने और उसे एकत्रित करने की खासी छूट दे दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली में प्रतिबंध को प्रभावित करने लगे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। बंगाल। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नवाब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्ति थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर
पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों को बड़ी कठोरता से राजस्व कर वसूल किया जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से लोग जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी जमीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्र राज्य बन जाने के जमींदारों को काफ़ी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वो अलीवर्दी खान के शासनकाल 1740 से 56 में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया। अलीवर्दी खां का दरबार का चित्र। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेगी। प्रथम, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, यह विचार कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले। विशेषतः वे जागीरदार व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न होकर तीनों राज्य हैदराबाद, अवध, बंगाल के राजस्व वसूली के लिए इजारेदारी के साथ ठेके कर लिए। इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई 18वीं शताब्दी के समस्त भारत में फैल गई थी। तथापि देहात के उनके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी थीं। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों तथा वणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगा। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे और उनकी जोतों से अपने खुद को कारिंदों के जरिए वसूल किया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकार और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ रही थी। राजपूतों का वतन जागीरी। बहुत से राजपूत घराना, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था की विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीर पर प्राप्त स्वतंत्रता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों में अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की कुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इस प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राज सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीनीकरण कर दिया। उन्होंने अपनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने के लिए कोशिशें की। जोधपुर राजघराने से नागौर को जीत लिया गया और राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर में भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उन्हें 1722 आगरा तक की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराज स्वीकार कर लिया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूत को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। अभियानों से इस राजवाड़ों पर भारी बदलाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुका। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों और चोटियों पर किले बनाए, जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंद के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, मोहल्ले, मंदिर, व्यापारिक केंद्र,
जल संग्रह संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ किले के तालाब, कुंडी, कुएं, बावली जैसी कई जल निकाय हैं। चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान में है। जयपुर के राजा जय सिंह 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जय सिंह का वर्णन। राजा जय सिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। चित्र जयपुर का जंतर मंतर का चित्र है। अम्बेर के शासक सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी के 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विश्वविद्यालय, वेधशालाओं और खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। मेहरगढ़ किला जोधपुर का चित्र है। आज़ादी हासिल करना। सिख अध्याय 8 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एवं राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना के पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा का मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया गया। उन्होंने बाबा गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं ने नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले से जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाई थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दीपावली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वास्तविक समूह निर्णय लिए जाते थे, जिसमें गुरुमत्ता गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों के राग व्यवस्था स्थापित थी, जिसके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का चित्र है। महाराजा रंजीत सिंह की तलवार। खालसा से क्या अभिप्राय है? क्या आपको याद है कि इसके बारे में आपने अध्याय 8 में पढ़ा है? के अंतर्गत किसानों की उनकी उपज का 20% कर के रूप में बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। शिवाजी का रूप चित्र। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विद्रोह प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपनी सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासक की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही है जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके में सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये भिन्न शासकों में बटे हुए थे। इसमें से एक शासक महाराजा रंजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। 17वीं शताब्दी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य का उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देश में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे के लिए उन्होंने मालवा पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उसके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रदर्शन किया। बीजापुर मुगलों के खिलाफ उनके कारखानों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुर्रिला युद्ध कला का प्रयोग करते थे।
चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की ही सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल काल का लगातार विरोध कर रहा था। शिवाजी 1627 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवार देशमुखों की सहायता से एक स्थानीय राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुपनी मराठों की सेना ने मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शाहजहां में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। पेशवाओं की देखरेख में मराठा ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंदी इलाकों से टक्कर न लेते हुए उसके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमिक आने से रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 1720 में से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य काफ़ी विस्तार हुआ। उसने सन्ने काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगल से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा और नरेश को समस्त दक्कन का प्रादेशिक आधिपत्य के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही साथ इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार मिल गया। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमा तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूरब में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक से और तमिलनाडु एवं तेलुगु प्रदेशों के साथ फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य के सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुत्व को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता तो वह वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे पुनर्वास की मांग की गई। कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा के मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर लाहौर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े समृद्धशाली थे और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाके में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी की क्षेत्र में उत्पादन रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसे कुछ अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पश्चिम में लखनऊ तथा को शामिल कर लिया था। चौथ, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इसको मराठा वसूलते थे। सरदेश में दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व कर से 9 10% हिस्सा
बाजीराव प्रथम जो बाजीराव बल्लभ के नाम से भी जाने जाते थे, पेशवा बालाजी बाजीराव के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाते हैं। जाट अन्य राज्यों की तरह जाट ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम तक स्थित क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ले ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 3000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं के लिए 15,000 सैनिकों सिखों के लिए और सबके बलबूते पर मुगलों से लड़े। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को आधुनिक राज्य में संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र मिलते थे उनमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल के कई क्षेत्र और महल बनवाए, जिसमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दीघ में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों में समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला में जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया, दीघ की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई थी। 18वीं शताब्दी की दीघ का राजमहल समूह। इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बांग्ला गुंबद पर गौर करें। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1794। 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशक तक बनी हुई थी। अमेरिकी 1776 से 1781 और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों को चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों और शिल्पकारों ने पादरीगण और अभिजातों के विशेषाधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्मसिद्ध प्राधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यताओं पर निर्भर होनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने यह सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए। उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति जैसे आंदोलनों धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला। नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी में अंतिम दशकों में जड़ पकड़ी। कल्पना करें आप 18वीं शताब्दी के एक राजा के शासक हैं। अब यह बताएं कि आप अपने प्रांत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहेंगे और ऐसा करते समय आपके सामने क्या क्या विरोध अथवा समस्याएं खड़ी की जा सकती है।